अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। फ़र्ज़ करें आपने एक सफ़र पे जाना है। आप लाहौर से इस्लामाबाद के सफ़र की तरफ जा रहे हैं। आपका सफ़र शुरू होता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। आप खाने पीने की चीज़ें साथ रखते हैं, चिप्स रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, पानी की बॉटल, जूसेस। आपका सफ़र शुरू हो जाता है। पहले 1 घंटे के अंदर आपकी एक्साइटमेंट का लेवल और होता है। आप जूस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, गपशप करते जा रहे हैं, दोस्त हैं, फैमिली के साथ हैं। जैसे-जैसे सफ़र की नौइयत चेंज होती जाती है, आप बढ़ते जाते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी कम होती जाती है। आप थकने लग जाते हैं। बार-बार ड्राइव करने पे, सीधी नज़र रखने पे गर्दन के पट्टे दुखना शुरू हो जाते हैं। बातें ख़त्म होती जाती हैं, खाने-पीने की चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। फिर आप ये देखना शुरू हो जाएँगे कि कितना इस्लामाबाद रह गया है। जैसे-जैसे आप चक्री के करीब पहुँचते हैं, आप बिल्कुल एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं। फिर आप पानी भी नहीं परचेज़ करेंगे, आप चिप्स भी परचेज़ नहीं करेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं लेंगे, आप रुकने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार अब आप मंज़िल पे पहुँचने वाले हैं, वहाँ जाके एक दफ़ा रिलैक्स होके खाना खाएँगे। ऐसा 90% लोग करते हैं। यही पोल्ट्री फार्मिंग में होता है, स्पेशली ब्रॉयलर में। ब्रॉयलर आज आपने प्लेस किया, आपका है डे ज़ीरो। आज फार्मर भी एक्साइटेड है, सुपरवाइज़र भी, पूरा अमला एक्साइटेड है। और उसकी निगहदाश्त शुरू हो जाती है, उसकी केयर शुरू हो जाती है। पहले दिन के पानी में क्या डालना है, दूसरे दिन में हमने क्या देना है, तीसरे दिन में क्या देना है, चौथे दिन में क्या देना है। मुझे यूट्यूब के ऊपर 4 साल और पोल्ट्री फीड के अंदर 12 साल हो चुके हैं। मेरे पास ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जहां पहले हफ्ते, दूसरे और मैक्सिमम तीसरे हफ्ते तक आते-आते ब्रॉयलर फार्म्स के अंदर 90% ट्रीटमेंट चल चुकी होती है। हर तरह के एंटीबायोटिक इस्तेमाल, ऐसे कि मैं फार्मर को ये कहने पे कॉल पे मजबूर हो जाता हूँ कि यार इतने आपके पास फ्री पैसे हैं, इतनी आप एंटीबायोटिक्स फेंकी जाएंगे, आप चीज़ें चलाई जाएंगे। गर्ज के जो बीमारी नहीं भी है उसकी भी ट्रीटमेंट चल रही होती है, क्योंकि सफ़र शुरू होता है। अभी आप सफ़र के मिड में पहुंचे होते हैं और जैसे ही 20 दिन क्रॉस होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुपरवाइज़र साहब की एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, वर्कर्स की एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, होम सिकनेस होना शुरू हो जाती है। फार्मर की जेब से पैसे निकल निकल के आहिस्ता आहिस्ता वो भी थकना शुरू हो जाते हैं। जिस मरहले पे आके सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि जिस वीक के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, 5वें और छठे हफ्ते के अंदर सबसे ज़्यादा बर्ड को मेडिसिन की ज़रूरत होती है, सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत होती है, गट हेल्थ को ठीक करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है। हाँ, एक फैक्टर और है, अगर यहाँ पे रेट बढ़ रहा हो तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, और अगर रेट डिक्लाइन हो तो फार्मर बिल्कुल फ्लैट हो चुका होता है। वो सोचता है कि यार अब इस फ्लॉक को जैसे कैसे इसके जितने एक्सपेंस कम हों हम कर लें, और यही हफ्तों में आके सबसे ज़्यादा ब्रॉयलर फंसता है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कि 25 दिन के बाद ब्रॉयलर फार्म्स के अंदर अमवात क्यों होती हैं। आपके शेड में पीछे 400 अमवात हैं और आगे बेचते बेचते 4000 अमवात क्यों हो जाती हैं। इसके पीछे क्या वजह है। कुछ वजूहात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फार्मर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ शेयर करें। पहला पॉइंट, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। मैं आपके साथ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर बात करूंगा। पहले वीक्स में, पहले दूसरे हफ्ते में ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की तरफ फार्मर इसलिए भी चला जाता है कि पानी कम लग रहा होता है। आपकी 2-3 लीटर एंटीबायोटिक्स के अंदर आपका पूरा 25 से 30 हज़ार फ्लॉक कवर हो रहा होता है, क्योंकि 12 घंटे हमने देनी होती है और 1000-1500 लीटर सारा पानी पी रहा होता है बर्ड। और उस चक्कर में ओवर कॉन्शियस होके पिछले फ्लॉक का एक तो लॉस आ रहा होता है। फार्मर को ये लगता है, सुपरवाइजर साहब को ये लगता है कि जो पिछले फ्लॉक में 25 दिन के बाद हमारी अमवात हुई थी उसमें हमारी शुरू में मैनेजमेंट नहीं ठीक थी, तो लिहाजा 5-6 डॉक्टरों से रब्ता किया जाता है। पहला कोर्स दे दिया, फिर जैसे ही थोड़ा सा मसला बना फौरी डॉक्टर आ गए, 2-3 डॉक्टर आ गए, उन्होंने अपना कोर्स लिखा, आप वो दे देते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर 5वें, छठे, 7वें, 8वें दिन पे दिया जाता है, फ्लोर ऑक्सी न्यूमाइसिन का कोर्स दिया जाता है, या अक्सर लोग उसमें अमॉक्सी भी चला देते हैं या फिर टाइलोडॉक्सी भी चला देते हैं। अच्छा, जैसे ही आपकी गंभोरों की वैक्सीन खत्म होती है फिर दोबारा एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट हो जाता है। टाइलोडॉक्सी दे देंगे, टिलमाइकोसिन दे देंगे, फ्लोरफेनिकॉल, कुछ ना कुछ दे देंगे। 20 दिन पे आते आते चौथा कोर्स भी उसको लग जाता है। मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि मैं उनको कहता हूं कि भाई आई कांट ट्रीट योर बर्ड, मैं आपके बर्ड का इलाज नहीं कर सकता, आपने दुनिया जहान की एंटीबायोटिक्स चला दी हुई हैं
और मैं माजरत कर लेता हूं उनसे। ओवर कॉन्शियस होना, केयर करना ऐसी ही है जैसे मिसाल मैंने आपको शुरू में दी कि आप सफ़र शुरू करते हैं और आप अपने पास शॉपर भर भर के चीज़ों के रख लेते हैं। हालांकि रास्ते में भी चीज़ें मिलती हैं, आपको भूख नहीं लगी होती लेकिन फिर भी आप खा रहे होते हैं। ऐसा ही बिल्कुल चूजे के साथ होता है कि उसकी बॉडी को इतनी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। अब आप सिस्टम को समझें। पहले हफ्ते में मैटरनल ड्राइव्ड एंटीबॉडीज़ जो पीछे मदर से आते हैं वो ख़त्म होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बर्ड की अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। इसलिए पहले दिन पे हम स्प्रे करवाते हैं, फिर चौथे पाँचवें दिन पे हम जाके उसको लाइव वैक्सीन देने की कोशिश करते हैं, किल्ड इंजेक्शन लगाते हैं। गम्बोरो हम फिर 9वें दिन पे देते हैं, क्योंकि मैटरनल ड्राइव्ड एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी में जो लाइव वायरस हम देते हैं उसकी एफिकेसी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ ये समझती हैं कि ये बाहर से आया हुआ वायरस है, उसको ख़त्म कर देती हैं, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। तो जैसे जैसे वो कम होती है हम दे रहे होते हैं। हम उस प्रोसेस को, वैक्सीनेशन की इस तमाम प्रोसेस को हम डैमेज कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स दे के। पहले हफ्ते में जो कोर्स आपने देना है वो आप एनरोफ्लॉक्सासिन के साथ कोलिस्टिन दे दें, या सल्फा ड्रग्स दे दें, या एनरो के साथ अमोक्सी दे दें, या आप टाइलोसिन डॉक्सी दे दें। आइए, आपके ऊपर मैटर करता है, लेकिन पहला कोर्स सिर्फ पहले 10 दिनों में यही एक एंटीबायोटिक हो जो आप इस्तेमाल करें। तरतीब ये होनी चाहिए कि पहले दिन पे स्प्रे हो गया, आपके 3 दिन एंटीबायोटिक्स के हो गए, उसके बाद आपने फ्लशिंग दे दी, फिर आप चौथे और पाँचवें दिन पे आई ड्रॉप और किल्ड इंजेक्शन करा लें, या पानी में दे दें और किल्ड इंजेक्शन करा लें। 9वें दिन के ऊपर आपकी गम्बोरो की वैक्सीन हो जाए, हॉट स्ट्रेन, और उसके बाद आप स्पोर्टिव थेरेपी पर रखेंगे बर्ड को। मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, आपने बर्ड को मैनेज करना है। अगर उसमें खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम आ सकता है? यहाँ पे माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई का मसला आ जाता है, हॉग जॉइंट स्वेल हो जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई हुई है, आप इसको देखेंगे। उसके लिए हम कोर्स देने की मजबूरी है, दे सकेंगे, लेकिन मजबूरी होती है 10%। 90% शौकिया एंटीबायोटिक दी जाती है। 11वें 12वें 13वें दिन तक कोशिश करें कि स्पोर्टिव पे रखें अपने बर्ड को। 14वें पे लाइव वैक्सीन करें। अब आप उसको माइकोप्लाज्मा का कोर्स देना चाहते हैं तो ये दूसरा कोर्स बनता है जो आप 20 दिन के तक देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप 4 या 5 एंटीबायोटिक्स चला चुके हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मेरा पहला पॉइंट होता यह है, आप यहाँ पे सारी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, आपका बर्ड रेजिस्टेंट हो जाता है, और जब उसको एंड पे जाके आपका बैक्टीरिया ग्रो करता है बर्ड के अंदर, आप वहाँ एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो फ्लॉप हो जाती हैं, वो काम नहीं करती, और शुरू में ही गट हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खराब होता है। तो 25 दिन के बाद जो आपके बर्ड की हालत बर्बाद होती है, अंतड़ियाँ बिल्कुल पतली हो चुकी होती हैं, फूल जाती हैं, स्मेल आ रही होती है, और अंदर से इंतहाई ख़राब बर्ड हो चुका होता है, जिस तरह का आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त होता है जब आप एंटीबायोटिक्स ओवर यूज़ हो चुकी होती हैं और अब आप एंटीबायोटिक देते हैं तो काम ही नहीं करते। दूसरा पॉइंट है वेट और ऑक्सीजन की डिमांड। आप देखें, बर्ड का जब वजन कम होता है, हम फैन कम चला रहे होते हैं। मेरी आप वेंटिलेशन वाली कोई भी वीडियोस देख लें, मैं उसमें यही बता रहा होता हूँ कि पर केजी हमने CFM देनी होती है। तो पर केजी CFM इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सीजन वजन के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। वजन बढ़ता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। तो आप जैसे जैसे बर्ड आपका बढ़ेगा, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। आपने उसको ज़्यादा वेंटिलेशन देनी है, ज़्यादा हवा देनी है। लेकिन होता ये है कि हवा को शुरू में ही इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि एंड तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास फ़ैन ही ख़त्म। तो नतीजा क्या आता है? सफोकेशन होती है, ऑक्सीजन की कमी, नेक्रोटिक एंट्राइटिस डेवलप होता है। जब तक आपके परिंदे की अंतड़ियों में यह नेक्रोटिक एंट्राइटिस बैठा है, आपका परिंदा ना किसी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करेगा, ना आपकी फीड को रिस्पॉन्स करेगा, जो मर्जी कर ले। इंजेक्शन भी लगा देंगे तो कुछ दिन वो सर्वाइव करेगा बर्ड, उसके बाद फिर मोर्टालिटी स्टार्ट हो। दूसरा पॉइंट भी इसी के साथ रिलेटेड है, हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है। सख्त सर्दियों में भी जब भी आपका परिंदा आखिरी हफ्तों में पहुंचता है, आप ब्रूडर क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि बॉडी हीट ही उसकी इतनी जनरेट हो रही होती है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका बर्ड उसको ब्रूडिंग, वो अपना टेम्परेचर पूरा कर रहा होता है। एक तो टेम्परेचर हमें 27-28 डिग्री चाहिए होता है, 26-27 डिग्री चाहिए होता है, और उधर से उसकी अपनी बॉडी हीट बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों का मौसम आ रहा है, बॉडी हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, एनवायरनमेंट की हीट हो रही है, और ऊपर से फ़ैन कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, तो नतीजतन हीट बढ़ती जाती है। बर्ड एक्सपायर होना शुरू होते हैं, मुँह खोलते हैं, पेंटिंग करते हैं। जब बर्ड आपका मुँह खोल के पेंटिंग करता है ना, उसकी ब्लड की pH चेंज होती है, गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, बीमारियाँ आ जाती हैं, कोई चीज़ काम नहीं करेगी। क्या करना होता है? हमने कट्स लगाने होते हैं, हवा की स्पीड बढ़ानी है। हमने हवा की स्पीड बनानी है ताकि हवा एक्सचेंज रेट बढ़ जाए। एयर वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा,
बर्ड की जल्दी जल्दी से अमोनिया बाहर जाएगी, एवेपोरेशन यानी कि जो वेपर्स हैं, जो ह्यूमिडिटी है वो बाहर जाएगी, बर्ड थोड़ा कंफर्टेबल होगा। साथ में पानी में यहाँ पे आके क्या मिस्टेक होती है आखिरी दिनों में, एक तो फैन कैपेसिटी पूरी हो गई, दूसरा पानी में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती जो यहाँ बर्ड को चाहिए। ये हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एयर फ्लो को बढ़ाना होता है। तीसरा पॉइंट है वाटर की मिस मैनेजमेंट होती है, वाटर की मिस कैलकुलेशन होती है। पानी ऊपर टैंकी में गर्म होता है, बर्ड पानी नहीं पीता। यहाँ पे परिंदे को ठंडा पानी चाहिए होता है, फ्रेश वाटर चाहिए होता है। और इसके साथ लिंक्ड है मेडिसिन का इस्तेमाल। हम वही बात है कि हम पीछे से चलते आ रहे हैं, सारा कुछ हमने लाहौर से निकलते निकलते जैसे ही हम भेरा पहुंचे हम सब कुछ खा पी गए हैं। भेरे के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी भी डाउन, जेब में पैसे भी कम और खाना पीना भी कम, इवन के रुकने की भी कोशिश नहीं करता, बंदा एग्जॉस्ट हो चुका होता है कि यार पहुंचे। यही केस यहाँ हो रहा है। आप शुरू में सब कुछ चलाते हैं लेकिन एंड पे जहां सबसे ज्यादा विटामिन सी की जरूरत है नहीं चलता। 1 किलो विटामिन सी फार्मर परचेज करने में वहां पे रिलक्टेंट होता है। जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो नहीं चलते। ओआरएस इलेक्ट्रोलाइट्स हमें सबसे ज्यादा इस जगह पे चाहिए होते हैं। एस्पिरिन विटामिन सी का कॉम्बिनेशन मिस्टर एस्पायर सी जैसा प्रोडक्ट इस जगह पे हमें चाहिए 25 दिन के बाद, नहीं चलता। क्या चल रहा होता है? लिवर, सिंपल लिवर। और यहां पे आके टॉक्सिन बाइंडर फीड के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है। यहां पे आके गट हेल्थ के लिए हमने पीएसपी डालना है, एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर ऐड करने हैं, नहीं चलते। यहां पे आके हमने बर्ड को फ्रेश रखना है, मेंथोल देने की कोशिश करनी है, लेकिन जैसे ही देखेंगे सांस की नाली क्लियर है, आवाजें नहीं है, मेंथोल बंद हो जाता है, ब्रोमैक्सिन का इस्तेमाल बंद हो जाता है। लिवर ठीक आ रहा है, लिवर का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। बर्ड को कहते हैं जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रोलाइट्स की। क्या चल रहा होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि इस हफ्ते में चलाना ही नहीं है, एडक चलाना चाहिए, इन वीक्स के अंदर नहीं चलता। तो मेरे भाइयों यहाँ पे आगे क्या करना है, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स डेली देने हैं, विटामिन सी डेली देना है, एस्प्रिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी का कम्बिनेशन दे दें। सस्ता सा प्रोडक्ट है, 3500-4000 रुपए का किलो मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप लिवर टॉनिक लाजमी इस्तेमाल करें, गट एसिडिफायर लाजमी इस्तेमाल करेंगे। जो लोग एंटीबायोटिक्स को नहीं प्रेफर करते यहाँ, या कहते हैं डॉक्टर साहब खर्चा बहुत हो रहा है, मैं उन्हें कहता हूँ ऑर्गेनिक एसिड यहाँ लाजमी इस्तेमाल करें। 8 घंटे का डेली पानी दें, सस्ता सोर्स है, आपको 20-25 हज़ार का कैन मिल जाता है, पूरा फ्लॉक आपका उसमें गुजर जाता है। 8 घंटे का पानी आप दें, इससे गट हेल्थ बेहतर रहती है। पेंटिंग की वजह से जो गट की एसिड पीएच चेंज हो रही है वो बेहतर रहती है, बर्ड आपका चीज़ों को रिस्पॉन्स बेहतर करता है। फिर वही बात, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन यहाँ पे आ गई। शुरू में आपने सारी एंटीबायोटिक्स दे दी, अब यहाँ पे क्या देंगे? कल्चर सेंसिटिविटी करवाएंगे। कोशिश वही करनी है कि शुरू में एंटीबायोटिक्स को बचाना है ताकि एंड पे जाके कोई मसला नहीं, मसला होगा तो क्या हो जाएगा? हम स्टपनी रखते नहीं है गाड़ी के अंदर, हम क्यों स्टपनी रखते हैं? क्या हमारे टायर हर रोज पंचर हो रहे होते? नहीं, लेकिन जहां पंचर होगा वहां पे हमने वो लगाना है। इसलिए आपने कुछ एंटीबायोटिक्स को एज अ स्टपनी रखना होता है साथ। फिर बुरादा गीला हो जाता है, कहीं ना कहीं वाटर लीकेज हो गई, यहाँ पे बुरादा, फार्मर बुरादा खुश्क देते ही नहीं है। वो कहते हैं जी गीला है तो रैकिंग करते रहें। रैकिंग करने से उतना खुश्क नहीं होता, ज्यादा गीला उसको बाहर फेंकें, नए को अंदर शिफ्ट करें, रैकिंग कराएं, छिड़काव करें ताकि अमोनिया पैदा ना हो। गीला बुरादा होगा तो कॉक्सी भी बनेगी, अमोनिया होगा तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन बनेगी। फिर यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा जो ब्रॉयलर्स में मसला आता है वो फिनिशर फीड की वजह से आता है। मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि ग्रोअर इस्तेमाल कर लें, एफसीआर में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप फिनिशर डालते हैं तो उसमें लिवर भी ख़राब होता है। या तो फिर आप सारी चीज़ें साथ दें ना, फिनिशर में एनर्जी प्रोटीन ज़्यादा होती है, आप साथ में लिवर टॉनिक भी दें, आप विटामिन ई सेल भी दें, आप विटामिन सी भी दें, आप सारे सप्लीमेंट्स अपने जारी रखें, फिर देखें आपका बर्ड रिस्पॉन्स करता है कि नहीं करता। फिर एक और पॉइंट है, किडनी हेल्थ का तो ख्याल ही नहीं करते, उठा के फ्रूसामाइड इस्तेमाल कर देते हैं। फ्रूसामाइड क्या चीज़ है, कभी पढ़ा है आपने? चैट जीपीटी अब तो हर मोबाइल के अंदर है यार, लिख लिया करें। फ्रूसामाइड डायूरेटिक है, किडनी जिस्म से पानी बाहर निकालता है, असाइटिस के केस में देते हैं। हार्ट पेशेंट जब वहां पहुंचता है इमरजेंसी में, उसको सबसे पहले लैसेक्स लगाई जाती है। क्यों? ताकि उसको जो हम चीज़ें दे रहे हैं बार बार उसके किडनीज पानी बाहर निकालें, ब्लड प्रेशर डाउन हो, ठीक है। तो किडनीज पानी निकाल रहे हैं, पहले ही वहां पे डिहाइड्रेशन हो चुकी है, किडनीज बाहर निकालेंगे तो और स्वेल होंगे। तो क्या देना चाहिए? सिट्रॉल का, ये वाली वीडियो देखेंगे, मैंने समझाया हुआ क्यों देना है। सिट्रॉल का बेस्ट होता है, या आप मिस्टर फ्लशर की तरह का ऐसा फ्लशर दें जो किडनी और गट के ऊपर स्ट्रेस ना डाले। गर्मियों में ये होता है कि जी बहुत ज्यादा ओवर स्टॉकिंग की होती है, ओवर स्टॉकिंग से फिर प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 35-36 दिन पे थोड़ी सी
स्पेस लिफ्टिंग करवा ली जाए। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो प्रॉब्लम आता है। अब हमारा यहाँ पे किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि हमने पहले हफ्तों में एंटीबायोटिक्स का कम इस्तेमाल करना है, प्रॉब्लम आ जाए तो एक अलग बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने हवा को बेहतर अंदाज में देना है, वेलोसिटी को बढ़ाना है। तीसरा ये है कि यहाँ पे हमने गट हेल्थ को देखना है। जितनी अच्छी अंतड़ियों की हेल्थ होगी उतना अच्छा बर्ड परफॉर्म करेगा। और हमने चौथा पॉइंट मेन ये है कि हमने सप्लीमेंट्स देने हैं। आपके बर्ड की यहाँ 25 दिन के बाद अमवात होना बंद हो जाएंगी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, मैनेजमेंट को बेहतर नहीं करते, आपका लॉस चलता रहेगा। किसी भी तरह का आपका सवाल हो, आप पीआर मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं। आपको मेरे पास बहावलपुर क्लिनिक पे अपना बर्ड लाने की ज़रूरत नहीं है। आप करीब हैं, आप आएँ, बिस्मिल्लाह, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपकी खिदमत भी करेंगे। लेकिन आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कॉल पे करें। पूरी दुनिया में कंसल्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे रहा हूँ और कॉल पे हैं। आप वहाँ से हाई डेफिनेशन में पिक्चर्स आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं, पोस्टमार्टम को चेक करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। पीआर मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं आप। पेट्रियन पे जाके आप इस तरह की कंसल्टेशन को परचेज कर सकते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग को बेहतर अंदाज में आपने कैसे करना है, उसके लिए ये मेरा कोर्स है। ये आप लोगों के लिए ही है जो 25 दिन के बाद फेल हो रहे हैं, अच्छी ब्रॉयलर फार्मिंग नहीं कर पा रहे। ये कोर्स, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, आप जाएं। अगर आप वो 50% कोर्स के ऊपर डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं तो आप जब मैसेज करेंगे तो आप उसके साथ लिखेंगे B50, लिख के हमें मैसेज करेंगे, हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे। अगर आप दराज के ऊपर कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को लेंगे। आप किसी भी तरह की फिजिबिलिटी फॉर्मुलेशन चाहते हैं तो पीआर मैनेजर को रब्ता करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।